आबिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने से मुतालिक एशियाई तरक्याती बैंक ने भी इंतबाह जारी किया है, जिसके मुताबिक मुआशी शरह नमू भी हदफ से कम रहेगी। महंगाई की अगर बात की जाए, यानी कि इन्फ्लेशन की बात की जाए, तो उसकी औसत शरह जो है वो 1% से बढ़कर 8.3% तक पहुंच सकती है। और रवा माली साल मुआशी तरक्की की अगर बात की जाए तो 4% हदफ से कम रहने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। एशियाई तरक्याती बैंक ने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया है, इससे निपटने के लिए हुकूमत के पास क्या हिकमत अमली हो सकती है? आप जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। पहले तो हमें ये जहन में रखना होगा कि जो खलीजी जंग थी, वो चूंकि मार्च में उसका आगाज हुआ, तो पिछले माली साल में बहुत ज्यादा आपको उसके जो असरात थे वो उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुए। पहले 9 माह की कारकर्दगी जो थी वो निस्बतन बेहतर थी पहले 8 माह की कारकर्दगी, या जिसकी वजह से वो जो पिछले साल के आदाद-ओ-शुमार है उसमें खलीजी जंग के असरात जो थे वो नहीं थे। लेकिन इस साल में, इस माली साल में आपको वो असरात जो है वो नुमाया तौर पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसमें एनर्जी की कीमतें जो है वो अगर कल सुलह हो भी जाती है और हर चीज जो है अपना हुरमुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाती है, तो तब भी ये ज़हन में रखें कि जो वैसल वहां से बाहर आ रहे हैं उनमें से कोई भी वैसल अगले 60 दिन के लिए वापस जाने को तैयार नहीं, जब तक कि सूरत हाल बिल्कुल क्लियर ना हो जाए। तो आपकी जो एनर्जी की या क्रूड ऑयल की जो कीमतें हैं वो कंपैरेटिवली हायर साइड पे रहेंगी। अब पाकिस्तान सिर्फ क्रूड ही नहीं मंगवाता, पाकिस्तान रिफाइंड ऑयल भी फ्यूल भी मंगवाता है। 45% के करीब हमारी जो इम्पोर्ट है वो रिफाइंड है, जो कि महंगी होती है, तो उसके असरात भी आपके पास आएंगे। फिर अगर हम अपने इस बजट को देखते हैं तो आल दो आर्टिकल 146 के तहत सूबे जो हैं उन्होंने वफाक को एक बड़ा सहारा दिया है। जो 1 ट्रिलियन से ज्यादा रुपी जो है उन्होंने वफाक को ग्रांट की शक्ल में दी है। लेकिन अगर ये उस तरीके से मटेरियलाइज नहीं होते तो फिर आप देखिए कि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कहाँ पे जाता है। और इसमें जो महंगाई बढ़ने की जो बात है वो जाहिर है कि इन तमाम फैक्टर्स की वजह से, स्पेशली एनर्जी के फैक्टर की वजह से महंगाई में इजाफा होता हुआ हमें नजर आ रहा है। दूसरा जो हमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ज़हन में रखना है वो इस साल का मॉनसून है। अल्लाह करे कि इस साल का मॉनसून बेहतर हो, लेकिन अभी तक जब आप एनडीएमए की जो वार्निंग्स देख रहे हैं और या जो खित्ते के बारे में कहा जा रहा है वो यही पेश गोई है कि कम बारिशें, और जब होंगी तो बहुत ज्यादा बारिशें होंगी। चंद दिनों में बहुत ज्यादा बारिशें होंगी जो कि खुदा न खासा सैलाबी कैफियत पैदा कर सकती हैं। और उसके अलावा जो मानसून है वो खुश्क साली का शिकार रहेगा, जिसका फसलों पे असर जो है वो आ सकता है। तो तो ये जो फसलों पे ये असर, जो कुछ आप बता रहे हैं, तो आपके ख्याल में हुकूमत फौरी इकदामात करके इन पर काबू पा सकती है? देखिए इसमें से बहुत से फैक्टर्स एक्सटर्नल फैक्टर है। जो इंटरनल हुकूमत कर सकती है वो तो यही कर सकती है कि गवर्नेंस और जो जखीरा अंदोजी है उस पे काबू पा सके। जो मसनूई शॉर्टेज पैदा होती है या जो मसनूई बहाने लगा के कीमतें बढ़ाई जाती हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो अपना रोल प्ले कर सकती हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर जो है, यानी ये दो फैक्टर्स जो हैं, ये तो हुकूमत के बस से काफी हद तक बाहर हैं। जो खलीज की सूरत हाल है वो काफी हद तक हुकूमत के बस से बाहर है। जो मानसून की सिचुएशन आएगी उसके लिए पेश की तैयारी तो की जा सकती है, लेकिन इसमें जो एक और स्पैनर है वो इंडिया की आबी जारहियत है। अगर इंडिया अपना डाटा शेयर नहीं करेगा और पिछले मानसून की तरह पानी को एक हफ्ता बंद करके बगैर वार्निंग दिए पानी अपने हेडवर्क्स खोलना शुरू कर देगा, तो जो हमारा जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वहां पे हमने देखा कि पंजाब में एक तो बारिशों की वजह से सैलाब था, लेकिन उसके अलावा जो इंडिया जो है जानबूझ के जो पानी ब्लॉक करके और बगैर वार्निंग के छोड़ रहा था, उसने भी सियालकोट गुजरावाला के जो इलाके थे वहां पे खासी तबाही उसकी वजह से आई। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो कि टू बी फेयर ऑन गवर्नमेंट, शायद हुकूमत के लिए उस तरीके से उन पे काबू पाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। ठीक है। शकील साहब, आप कहिएगा कि एक तो फिस्कल की बात कर रहे हैं कि मॉनिटरी पॉलिसीज़ में क्या इस्लाहात करनी चाहिए हुकूमत को महंगाई को कम करने के लिए। दूसरी जानिब अगर महंगाई तवील अरसे तक डबल डिजिट में ही रहेगी तो उसके सरमायाकारी, सनत और बरामदात में क्या असरात मुरतब हो सकते हैं?
देखिए, इसका ह्यूज इम्पैक्ट है क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो रिव्यू करती है, इन्फ्लेशन रेट को देखते हुए पॉलिसी रेट को उसमें रद्दोबदल करती है। अभी 11.5% है, तो अगर इन्फ्लेशन ट्रेंड यूं ही ऊपर रहे तो फिर ये इससे ऊपर भी जा सकता है पॉलिसी रेट। आपको मालूम है कि हालिया बरसों के अंदर ये 22-23% तक भी ऊपर गया था, जिससे कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है। लोगों को जो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, कारोबार बढ़ाने के लिए कर्जे मिलते हैं बैंकों से, उस पर शरह सूद ऊपर चली जाती है, कास्ट बढ़ जाती है। वो क्या करते हैं, फिर पास ऑन कर देते हैं कंज्यूमर्स के ऊपर। तो इसका इम्पैक्ट ह्यूज है इन्फ्लेशन का। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं अपनी जो फिस्कल जो मैनेजमेंट है उसको बेहतर करने के लिए, एक तो एक्सपोर्ट्स है। हमारी एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन तक महदूद हैं और इम्पोर्ट्स हम $70 बिलियन अराउंड कर रहे हैं। तो हमारा बहुत सारा ज़र मुबादला वहाँ पे खर्च हो रहा है। तो हुकूमत को एक तो ये चाहिए एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट अपनी बढ़ानी है, और जो रिलीफ देना है आवाम को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे खर्च करने हैं जिससे रोज़गार लोगों को मैसर होगा और उससे फिर इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। अगरचे BISP के तहत हुकूमत पाकिस्तान रिलीफ दे रही है लोगों को, लेकिन उस तरह का रिलीफ मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं, महंगाई ऊपर जाती है, तो कास्ट ऑफ जो लोगों की परचेजिंग पावर है वो काफ़ी नीचे चली जाती है। तो लोग मुश्किल से गुजारा कर पा रहे हैं। तो इस तरफ संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएँ, कुछ ऐसा कुशन क्रिएट किया जाए अपने एक्सपेंडिचर्स कम करके। जैसे वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि वफाकी हुकूमत अपने खर्चे कम करे, वो पैसा डेवलपमेंट के ऊपर, आवाम को रिलीफ देने के ऊपर खर्च किया जा सकता है। इसी तरह सूबाई हुकूमतें जो करंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर तकरीबन 80% पैसे खर्च कर रही हैं, वो भी आवाम को रिलीफ देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए उस पर पैसा खर्च करें तो चेंज आ सकती है, आवाम को रिलीफ मिल सकता है। ठीक है शकील, जिस तरह से आपने कहा कि अगर हुकूमत ये सब कुछ करती है तो इससे थोड़ा सा कुशन आवाम को मिल सकता है, यानी कि थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर खकान नजीब साहब आप इस पर कमेंट कीजिएगा। अब चूंकि हम लोगों ने देखा है इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से माशी शरह नमू जो है वो भी जो टारगेट था उससे बहुत कम है, और साथ ही साथ जो माशी तरक्की है वो भी 4% हदफ से कम है, यानी कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस है। ऐसे में आके आपके नज़दीक हुकूमत को हंगामी तौर पर क्या इकदाम करने चाहिए ताकि आवाम को थोड़ा सा तो कुशन मिल सके, थोड़ा सा तो रिलीफ मिल सके? मैं एक गुजारिश करता हूं कि ये जो ग्रोथ है ना यार, ये कोई नंबर नहीं है। मैं समझता हूं कोई नंबर देना पड़ता है। मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर हम वर्ल्ड इकोनॉमीज को भी देखें तो याद रखिए कि ग्लोबल इकोनॉमी जो कि हम पहले समझते थे 3.2% पे ग्रो करेगी, अभी जो आदादोशुमार आ रहे हैं वो 3% पे ग्रो कर गई है। इन्फ्लेशन दुनिया में 4.7%। आप ठीक कह रहे हैं, ADB ने हमारी 8 से ऊपर दे दी है। दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। और ग्रोथ जो है बहुत ही IMF का भी जो नंबर है वो 3.5 के करीब है, ADB का आई थिंक 3.7 के करीब है। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक तो वर्ल्ड ग्रोथ में एक्सप्लेन कर दूं, दो चीजों से इंपैक्ट हो रही है। एक मिडल ईस्ट क्राइसिस है जिसकी वजह से एक डिसरप्शन है, और जो उसका पॉजिटिव ग्रो हो रही है वो है AI रेवोल्यूशन। पाकिस्तान तो उसमें कहीं है ही नहीं है। दैट ग्रोज टू शो कि ग्रोथ इज नॉट अ नंबर दैट वी शुड बी क्रिएटिंग। ताइवान, साउथ कोरिया, थाईलैंड और मलेशिया, इन सब की ग्रोथ अपग्रेड्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? दे आर दी टॉप नेट एक्सपोर्टर्स ऑफ AI रिलेटेड, जिसे कहते हैं हार्डवेयर इन द वर्ल्ड। हम तो किसी पिक्चर में ही नहीं आते। ग्रोथ क्या है यार? ग्रोथ इज स्टेबिलिटी जो है, जो 24 बार IMF के पास जाकर हमने हासिल की। महवर है IMF एंगेजमेंट इस चीज का, वो एंकर कर रही है इस चीज को, बट दैट्स फाइन। ग्रोथ इज द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसका ब्रिज होता है। अब आप जानते ही हैं कि कितनी मुश्किल हो रही है। अभी मैंने पेट्रोलियम सेक्टर के पूरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपके सामने रखे हैं। आप कह सकते हैं कि हम ये रिफॉर्म अगले 3 से 5 साल में कर पाएंगे। मैं उम्मीद रख सकता हूं, बट द काइंड ऑफ वर्क दैट इज नीडेड, दैट्स अ लॉट ऑफ डीप वर्क। प्रोडक्टिविटी इसका इंजन होती है कि पैदावारी सलाहियत, कमजोर पैदावारी लेबर की, एग्री की, मैन्युफैक्चर की सलाहियत है पाकिस्तान में, जिसको हम पैदावारी सलाहियत कहते हैं। इन्वेस्टमेंट इसका फ्यूल होती है। वो क्या चीज है? 14% इन्वेस्टमेंट टू GDP है इस मुल्क का, दिहाइयों का लोएस्ट है। और अगर खित्ते में देखें तो 20, 25, 30 तो आम किए बैठे हैं, वियतनाम से लेके बांग्लादेश तक। सो दैट रियली नीड्स टू रिकवर। और एक्सपोर्ट्स अगर डेस्टिनेशन है तो सब जानते हैं कि एक्सपोर्ट्स में 6-7% पिछले साल के मुताबिक कमी आई है। अगर हम एहदाफ पे ही चलते तो ख्याल किया जा रहा था कि 8-10% बढ़ाते रहेंगे। उसके मुताबिक तो अभी 36-38 अरब पे होना चाहिए था हमें, डॉलर पे 36 या 38 अरब डॉलर पे। और लास्ट में कहूंगा कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, जिसको मैं डिफाइन करता हूं, द बेस्ट कॉम्पिटेंट पीपल एट द राइट प्लेसेस टू स्टीयर ऑल दिस।
अब ये सारा काम है जो आपने करना है कि अगर आपने एग्रीगेट ग्रोथ जो है पाकिस्तान की उसको बढ़ाना है। बाकी इसके अंडर जो सारे काम है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का प्राइवेटाइजेशन, सोशल प्रोटेक्शन, ये भी साथ साथ करने हैं। और मेजर रिस्क्स जो नेक्स्ट ईयर हैं वो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हैं, एक्सचेंज रेट प्रेशर्स हैं, पाकिस्तान के क्लाइमेट रिलेटेड शॉक्स हैं, इनको अलहदगी से आपको देखना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को पिकअप करना और जी। एक ओवरऑल, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबल ठीक है, इकोनॉमिक ठीक है अनसर्टेनिटी। खकान नजीब साहब, आपका पॉइंट आ चुका है।